लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि हमारे पास सॉलिड स्टेट क्या होता है, लिक्विड स्टेट क्या होता है, गैस स्टेट क्या होता है। अगर हमको उसको एक दूसरे में कन्वर्जन करना है तो कौन से फैक्टर्स काम आएंगे, जैसे टेम्परेचर को बढ़ाना है या फिर टेम्परेचर को कम करना है। उसके साथ में प्रेशर का भी उसमें क्या रोल होता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड जाने के लिए, ये सब देख लिया था। देन हमने जैसे देखा कि ये चैप्टर में पूरा हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़े, तो सॉलिड स्टेट के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, ये सब देख लिया था। अभी उसके बाद हम लोग ने ये भी किया था कि हमारे पास अगर सॉलिड है तो वो किस पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे वो सॉलिड्स आगे जाके डिवाइड होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। फिर हम लोग ने उसके बीच में डिफरेंस बिटवीन देख लिया था, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं, अनआइसोट्रोपी, आइसोट्रोपी, ये सब देख लिए थे। फिर फर्दर क्लासिफिकेशन हम लोग ने ये देखे थे कि तुम्हारे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, जिनके पास विच आर अ ट्रू सॉलिड, जिनके पास रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है, जिनका जो रेगुलर अरेंजमेंट होगा वो प्रॉपर एक ऑर्डर में होगा, और जिनके पास अनआइसोट्रोपी होगा। अगर मैं उसका कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखूंगी तो हर एक डायरेक्शन में अलग आएगा। एग्जाम्पल उसमें देखा हम लोग ने NaCl देखा, KCl अगर है, जिंक सल्फाइड है, ये सब उसके एग्जाम्पल्स देखे। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड थे। एमॉर्फस में क्या था, एमॉर्फस में एग्जैक्टली उसका उल्टा था। उसमें भी तुम्हारे जो भी अरेंजमेंट रहेगा वो रेगुलर रहेगा, बट दैट रेगुलर अरेंजमेंट इज़ फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं रहेगा। वो सॉलिड जो है तुम्हारे वो सूडो सॉलिड्स है, वो ट्रू सॉलिड्स नहीं है, दे आर बेसिकली सुपर कूल लिक्विड। उनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो रेंज में रहेगा, और उसके एग्जाम्पल देखे थे हम लोग ने ग्लास एंड रबर। फिर उसके बाद में हम लोग ने ये किया था कि तुम्हारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो फर्दर 4 सॉलिड में आगे डिवाइड होते हैं, आयोनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड। उसके बीच में भी कौन सा हर एक फोर्स, मतलब हर एक सॉलिड में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसके एग्जाम्पल क्या है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, हम लोग ने देख लिए थे। अभी हम लोग एक छोटा सा पार्ट करेंगे, दैट इज तुम्हारे पास जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तुम्हारे पास जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये और 2 क्लासेस में डिवाइड होता है, और ये होता है सबसे पहले तो आइसोमॉर्फस एंड पॉलीमॉर्फस। आइसोमॉर्फस एंड पॉलीमॉर्फस। देखो मॉर्फस मतलब जो भी तुम्हारा बाहर का अरेंजमेंट है वो सब होएगा, एंड आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आइसोमॉर्फस बोलूँगी तो वो 2 अलग अलग क्रिस्टल है जिनका प्रॉपर्टीज सिमिलर है। 2 अलग अलग क्रिस्टल है, मैंने बोला NaF और MgO अलग अलग है। NaF और MgO 2 अलग अलग क्रिस्टल है। ये 2 अलग अलग क्रिस्टल होने के बावजूद उनमें जो एटम्स का रेशो है वो सेम है, और दूसरी बात है उनके जो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, सेम है। सेम है इसके लिए इनको क्या बोला जाता है, आइसोमॉर्फस। आइसो मीन्स सेम, मॉर्फस मतलब उनका अपीयरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज आइसोमर, अच्छा ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फ है, और ये जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोला जाता है, आइसोमॉर्फिज्म। प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, आइसोमॉर्फिज्म। चलो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 क्रिस्टल्स या फिर 2 डिफरेंट क्रिस्टल्स लिख सकते हो तुम। 2 डिफरेंट crystals having same crystal structure and same ratio of atoms, जिसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगी यहाँ पे। जैसे हमारे पास है NaF एंड MgO। क्या है हमारे पास एग्जाम्पल, NaF एंड MgO। यहाँ पे अगर तुम लोग ने देखा तो दीज आर आयोनिक कंपाउंड। ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। अगर मैं इसको देखूंगी तो इसमें Na+ और F- है,
और MgO को देखूंगी तो यहाँ पे Mg2+ और O2- है। एक कैटायन इसमें भी है, एक अनायन इसमें भी है, एक कैटायन इसमें भी है, एक अनायन इसमें भी है। मतलब बेसिकली इनका जो रेशियो है वो क्या है, 1:1। और अगर मैं इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखूंगी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब थोड़ा थोड़ा आपको बाद में क्लियर होगा कि इनका क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इनका फेस सेंटर स्ट्रक्चर है या फिर इनका बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर है, इनका वो देखा जाएगा तो इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम है। और इसी के लिए इनको क्या बोला जाता है, दीज आर आइसोमॉर्फ ऑफ ईच अदर। एंड ये जो प्रॉपर्टी है इसको क्या बोला जाता है, आइसोमॉर्फिज्म। क्या बोला जाता है इस प्रॉपर्टी को, आइसोमॉर्फिज्म। मतलब यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रक्चर रहेंगे, दो अलग अलग क्रिस्टल रहेंगे जिनका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। मतलब अगर ये क्यूबिक स्ट्रक्चर बता रहा है तो ये भी क्यूबिक स्ट्रक्चर बताएगा, अगर ये मेरे को फेस सेंटर स्ट्रक्चर बता रहा है तो ये भी मुझे फेस सेंटर ही स्ट्रक्चर बताएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अभी यहाँ पे आइसोमॉर्फस होने के बाद में एक आता है पॉलीमॉर्फस, और ये तुमने पहले पढ़े हो। ठीक है, ये क्या है, पॉलीमॉर्फस। पॉलीमॉर्फस का मतलब क्या है, एक ही स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पे कैसे था, दो अलग अलग स्ट्रक्चर थे जो कि सेम, दो अलग अलग कंपाउंड थे, दो अलग अलग केमिकल कंपोजिशन थे जो कि सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बता रहे थे। अब यहाँ पे पॉलीमॉर्फस में क्या होने वाला है, एक ही बंदा रहेगा, एक ही केमिकल कंपोजिशन रहेगा जो कि अलग अलग स्ट्रक्चर में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। जैसे आई थिंक सो हम लोगों ने जब क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस बिटवीन किया था, तब मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया था कि हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का मार्बल भी बनता है और कैल्शियम कार्बोनेट का चौक भी बनता है। बट अगर मैं वही चौक हाथ से तोड़ने की कोशिश करूँ तो चौक तो इजीली टूट जाएगा, बट वही चीज़ मार्बल में हाथ से तोड़ने की कोशिश करूँ तो वो टूटेगा क्या, नहीं। तो बने तो दोनों भी कैल्शियम कार्बोनेट से है, CaCO3 से है, बट ये जो डिफरेंस आ रहा है वो तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस की वजह से आ रहा है, और इसी को बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब एक ही स्ट्रक्चर रहेगा कि जो अलग, एक ही कंपाउंड रहेगा, एक ही केमिकल कंपोजिशन रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि अलग अलग डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, दिस इज ओनली वन सिंगल स्ट्रक्चर या फिर सिंगल केमिकल कंपोजिशन, सिंगल केमिकल कंपाउंड which exists as a which can be exist as a different crystalline structure। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, अगर इसका डेफिनेशन बोलना चाहेंगे हम लोग, सिंगल क्रिस्टलाइन कंपाउंड exist in different compound exist in different crystalline structure। अब मैंने तुमको थोड़ी देर पहले क्या बोला, ये तुमको पता है, बट इसका नाम थोड़ा सा अलग यहाँ पे दिया है। These are nothing but your allotropes। ये क्या है, These are nothing but your allotropes। एलोट्रॉप्स भी वही था कि सेम केमिकल कंपोजिशन से बना रहेगा, सेम केमिकल कंपाउंड से बना रहेगा, बट उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। इसमें अगर तुम एग्जाम्पल लेने की कोशिश करोगे या फिर एग्जाम्पल लेना चाहोगे, तुम इसका एग्जाम्पल ले सकते हो कार्बन के एलोट्रॉप्स। क्या ले सकते हो, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या क्या है तुम्हारे पास, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, सबसे पहले तो है डायमंड, फिर आता है तुम्हारे पास ग्रेफाइट, फिर आता है तुम्हारे पास फुलरीन। फिर क्या आता है तुम्हारे पास, फुलरीन, ब्लक मिनिस्टर फुलरीन। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही कंपाउंड है कार्बन जो कि अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग प्रेशर पे खुद को एडजस्ट करेगा, और कभी वो डायमंड बनाएगा, कभी वो ग्रेफाइट बनाएगा, और कभी वो क्या बनाएगा, फुलरीन बनाएगा।
तो ये केमिकल कंपोजिशन तो सेम ही है इसका, किससे बना ये, कार्बन से बना है, बट इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। तो इनको क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फ्स, दैट इज एलोट्रॉप्स, एंड प्रॉपर्टी क्या बोला जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग चीजें हैं जो कि सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बता रहे हैं, यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर है जो अलग अलग केमिकल स्ट्रक्चर बता रहे हैं। तो ये एक क्लासिफिकेशन था हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का कि वो जो है वो कैसे डिवाइड होते हैं, वो डिवाइड होते हैं एज अ आइसोमॉर्फ्स एंड वो डिवाइड होते हैं एज अ पॉलीमॉर्फ्स। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा पार्ट स्टार्ट होने वाला है वो सारा का सारा पार्ट जो है वो एक्चुअल चैप्टर हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन। यहाँ से जितनी भी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं, प्लीज़ बी केयरफुल। और ऐसा है नहीं कि वो डिफ़िकल्ट है, वो है इजी ही, बट थोड़ा सा समझदारी लगेगा हमको उसको समझने के लिए। और प्लस ये क्या होने वाला है मालूम है क्या, एक एकदम मतलब इमेजिनरी थिंग्स है ये सारी की सारी, और एकदम छोटी छोटी चीज़ें हैं कि तुम्हारे पास सारे के सारे साइड सेम होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कॉर्नर पे एटम्स है, वो सब इसमें चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, समझो मुझे घर बांधना है तो मुझे क्या करना पड़ता है। अगर मुझे घर बांधना है तो सबसे पहले ऐसा तो नहीं है कि मैं आधी और डायरेक्टली यहाँ पे बेडरूम बनाना स्टार्ट किया, डायरेक्टली किचन का कट्टा लगाना स्टार्ट किया, ऐसे नहीं होता है ना। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि ये घर है तो यहाँ पे पिलर्स कहाँ पे आएंगे। जैसे एक पिलर यहाँ पे आएगा, एक पिलर यहाँ पे आएगा, एक पिलर वो साइड पे आएगा, तो मिनिमम एटलीस्ट 4 पिलर्स आई नीड, बराबर है। तो ये 4 पिलर्स आने के बाद में उसके ऊपर ये स्लैब लगेगा, फिर यहाँ पे दीवार बनेगी, यहाँ पे दीवार बनेगी, उधर दीवार बनेगी, यहाँ पे दीवार बनेगी, और एक रूम रेडी हो जाएगा। तो इसी तरीके से कोई भी अगर क्रिस्टल बन रहा है तो वो डायरेक्टली क्रिस्टल नहीं बन जाता। फर्स्ट वहाँ पे कुछ पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे एटम आएगा और उस पॉइंट को बोला जाता है लैटिस पॉइंट। क्या बोला जाता है उसको, लैटिस पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी वो कर रहे हैं लैटिस पॉइंट। व्हाट इज लैटिस पॉइंट, जैसे मुझे यहाँ पे NaCl का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था, तो मैंने क्या बोला कि सोडियम एटम को यहाँ पे ले लो और उसके बाजू में क्लोरीन एटम को ले लो, फिर तुम सोडियम एटम को ले लो, फिर तुम क्लोरीन एटम को ले लो, फिर सोडियम एटम को ले लो, और फिर यहाँ पे किसको ले लो, क्लोरीन एटम। ये बन गया मेरा फर्स्ट वाला अरेंजमेंट। अब मैं क्या बोल रही हूँ, फिर से अभी एक और अगर लाइन मुझे ड्रॉ करना है, देन आई विल ड्रॉ लाइक दिस। अगर मुझे प्रॉपरली अरेंजमेंट चाहिए, प्रॉपरली अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, समझो फॉर एग्जांपल दिवाली है और दिवाली में घर में मम्मी ने लड्डू बनाए, वो तुमको एक बॉक्स में पैक करने के लिए बोले, तो तुम क्या करोगे, एक लाइन लगाओगे। अब वो लाइन का जो डिप्रेशन आता है उसमें तुम दूसरा लड्डू रखोगे, उससे क्या होगा, तुम्हारा पैकिंग क्या होने वाला है, बहुत अच्छा होगा। तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये लड्डू रख दिया, इसके नीचे ये लड्डू, ये उसके बाजू में लड्डू, ये उसके बाजू में लड्डू। उससे क्या होने वाला है मालूम है क्या, तुम्हारा पैकिंग अच्छी तरीके से नहीं होगा। बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैंने कुछ ऐसा किया, मैंने पहला वाला लाइन लगा के ले लिया, अब इसका जो डिप्रेशन है मैंने इसमें क्या कर लिया, लड्डू का दूसरा लेयर लगा दिया। तो तुम्हें अरेंजमेंट जो चाहिए वो कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन दैट अरेंजमेंट तुम्हारा क्रिस्टल अलग अलग बनेगा, वो तो हम लोग देखेंगे पैकिंग में। बट यहाँ पे मैं बता रही हूँ, तो इस तरीके का अरेंजमेंट हम लोग अभी के लिए फिलहाल के लिए करते हैं फॉर योर NaCl। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे Na ला दिया, और यहाँ पे हम लोग लाते हैं क्लोरीन को, ये ला दिया मैंने क्लोरीन। एक और लेयर बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे समझो मैंने ले लिया यहाँ पे क्लोरीन, सॉरी ठीक है। अब ये क्या किया है, मैंने बताया ना तुमको कि यहाँ पे मेरा सोडियम होना चाहिए, यहाँ पे मेरा क्लोरीन होना चाहिए, यहाँ पे सोडियम होना चाहिए, यहाँ पे क्लोरीन होना चाहिए। सो दीज आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है दीज आर लैटिस पॉइंट।
और इसके ऊपर बेसिस, मतलब यहाँ पे मैं एटम को लाके रख दूंगी तो वो हो जाएगा बेसिस, और दोनों मिला के मेरा बन जाएगा लैटिस। दोनों मिला के क्या बन जाएगा मेरा? लैटिस। अभी ये जो लैटिस पॉइंट है उसके जो NaCl है, Na है, Cl है, इनको जोड़ के मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाऊंगी विच इज माई रिपीटिंग स्ट्रक्चर ऑफ माई होल क्रिस्टल, उसको बोला जाएगा यूनिट सेल। जैसे अगर मुझे ये दीवार बनानी है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने पिलर तो लगा दिए हैं, अब मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे ईंट लगाना स्टार्ट करो। एक ईंट लगेगा, दूसरा ईंट लगेगा, तीसरा ईंट लगेगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे फिर वो वाला लाइन हो जाएगा तो मैं ऊपर वाले लाइन पे आऊंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, ब्रिक्स को रिपीट कर रही हूँ, जिसके वजह से मेरी एक दीवार बन के रेडी है। ये वाला दीवार बनेगा, ये वाला दीवार बनेगा, वो वाला दीवार बनेगा, पीछे वाला दीवार बनेगा, एक रूम बन के मेरा रेडी हो जाएगा, मतलब मेरा एक क्रिस्टल बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिपीटिंग स्ट्रक्चर है हमारा क्या है, यहाँ पे जो रिपीटिंग स्ट्रक्चर है वो ब्रिक है। जैसे मेरा पूरा बॉडी बना है, मेरा पूरा बॉडी कैसे बना है, मेरा पूरा बॉडी अलग अलग ऑर्गन से बना है, बट ऑर्गन कैसे बना है, टिश्यू से बना है। टिश्यू किससे बना है, सेल से बना है। तो मेरा एक एक सेल रिपीट हो रहा है, जिससे टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से मेरा बॉडी बनेगा। उसी तरीके से यहाँ पे तुम्हारे पास लैटिस पॉइंट है, इन लैटिस पॉइंट को तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा और उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है यूनिट सेल। ये जब यूनिट सेल रिपीट होता है, बड़ा होता है, तब तुम्हारा बनता है पूरा क्रिस्टल या फिर पूरा लैटिस। तो यहाँ पे द स्मॉलेस्ट, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँगी तो कुछ इस तरीके से आएगा। एक और लेयर बनाना चाहिए हमको यहाँ पे। ये जो एक स्ट्रक्चर बना है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिट सेल। इसको क्या बोला जाता है, यूनिट सेल। अब ये जो यूनिट सेल है, ये समझो आगे इस तरीके से क्या होगा, रिपीट होगा। क्या होगा, ये इस तरीके से रिपीट होगा। मतलब ये यहाँ पे आ गया ऐसे, अभी ये सेकेंड यूनिट सेल हो गया। सॉरी, ये हो गया तुम्हारा थर्ड यूनिट सेल। ऐसे ये डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में, पीछे के डायरेक्शन में, आगे के डायरेक्शन में यूनिट सेल रिपीट होगा और तुम्हारे पास एक क्रिस्टल बना के देगा। सो दीज आर कॉल्ड यूनिट सेल। तो देखेंगे हम लोग, ये समझ में आया है तुमको यूनिट सेल क्या कंसेप्ट होता है या फिर लैटिस पॉइंट क्या कंसेप्ट होता है? जरा इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग, ठीक है। व्हाट इज लैटिस पॉइंट? लैटिस पॉइंट इज योर arrangement of constituent particle in 3D space, in 3D space। मतलब कहाँ पे होना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि Na का एटम इधर होना चाहिए, Cl का इधर होना चाहिए। So these are points and these points are called lattice point, ठीक है। सेकेंड क्या है तुम्हारा, यूनिट सेल। सेकेंड क्या है तुम्हारा, यूनिट सेल। क्या लग रहा है तुमको यूनिट सेल? दिस इज फंडामेंटल एंड रिपीटिंग स्ट्रक्चर ऑफ योर क्रिस्टल। दिस इज फंडामेंटल एंड स्मॉलेस्ट, फंडामेंटल एंड स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, जिसको क्या बोला जाता है, यूनिट सेल। अब ये जो यूनिट सेल है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। यूनिट सेल कौन कौन से टाइप के होंगे मैम, देखेंगे हम लोग। ये जो यूनिट सेल है तुम्हारे पास, इसका अलग अलग टाइप होता है। सबसे पहले अगर इसको मैं क्लासिफाई करने के लिए जाऊंगी तो ये जो यूनिट सेल है ये दो क्लासेस में डिवाइड होता है।
किसमें होता है, 2 क्लासेस में डिवाइड होता है। एक आता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, एंड यहाँ पे आएगा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या आएगा, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे तुम लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी बायोलॉजी का नॉलेज होगा तो प्रिमिटिव मतलब क्या है, प्रिमिटिव मतलब जो पहले आया है, जो पहले आया है वो सिंपल फॉर्मेट में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बैक्टीरिया के बारे में बात करूंगी तो बैक्टीरिया के बारे में फीचर्स क्या थे, उनके पास डबल मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस नहीं था, उनके पास प्लाज्मिड था, उनके पास में जो राइबोसोम्स थे वो 70s थे, या फिर बहुत अलग अलग चीज़ें होती है बायोलॉजी में कि उनके पास जो भी स्ट्रक्चर रहेगा वो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे मेरे पास एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन है, उनके पास एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन नहीं है, मेरे पास रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन्स है तो उनके पास ऑर्गन नहीं है। सो दीज आर सिंपल फॉर्मेट। तो पहला जो क्रिस्टल बना होगा, पहला जो यूनिट सेल बना होगा वो थोड़ा सा सिंपल फॉर्मेट में बना होगा। फिर हम लोग ने क्या किए, उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाने की कोशिश की, एडवांस लेवल पे जाने की कोशिश की, तो हमारे पास कौन से सेल बनने लगे, हमारे पास नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बनने लगे। अच्छा मैम इन दोनों में डिफरेंस क्या है ज़रा बताएंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, प्रिमिटिव का मतलब होता है कि तुम्हारे जो भी एटम्स रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे रहेंगे, कॉर्नर। जैसे मैंने यहाँ पे इनको जोड़ा है, मैंने जब इनको जोड़ा है तब मैं, अगर तुमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इफ़ यू आर एबल टू सी दिस, ये जब मैंने यूनिट सेल को यहाँ पे जोड़ा था, ये वाला जब मैं ये यूनिट सेल यहाँ पे जोड़ा था, ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसके सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स है। कहाँ पे एटम्स है इसके? सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स है, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी पोजीशन में एटम्स नहीं है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट अरेंजमेंट कि तुम्हारे पास, इसको जरा मैं बैक करती हूँ, ठीक है, क्योंकि हाँ चलो गंदा दिख रहा है वो डायग्राम, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो हमारे पास जो भी यूनिट सेल है, अगर उसके सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स रहेंगे, उसके अलावा कहीं पे भी एटम नहीं रहेंगे, तो दिस इज योर सिंपलेस्ट अरेंजमेंट, दिस इज योर सिंपलेस्ट अरेंजमेंट। और मैं इसको बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे, सॉरी, इसको बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे atoms are present only at corner। सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे एटम्स? यहाँ पे कॉर्नर पे। और इसी को बोला जाता है सिंपल क्यूबिक सेल, इफ इट इज अ क्यूबिक, ठीक है। अच्छा यूनिट सेल मैंने बोला तो इसका डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी भी हो सकता है, a इज इक्वल्स टू बी, बी इज नॉट इक्वल्स टू सी भी हो सकता है, वो देखेंगे थोड़ी देर में हम लोग। बट अगर समझो मैं बोल रही हूँ, मैं एक क्यूब के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं उसको क्या बोल सकती हूँ? सिंपल क्यूबिक सेल। क्या बोल सकती हूँ मैं उसको? सिंपल क्यूबिक सेल। इफ आई एम कंसिडरिंग अ क्यूब, a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी अगर मेरे पास है, मेरा जो क्रिस्टल है उसका सारे के सारे साइड सेम है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगी दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल, SCC, ठीक है। फिर नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी एटम्स रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे, कॉर्नर के अलावा भी कहीं और प्रेजेंट रहेंगे। वो बोलेंगे नहीं, हमको सिर्फ कॉर्नर पे नहीं रहना है, ठीक है। हम लोग एडवांस लेवल पे आ चुके हैं ना, तो थोड़ा सा हमको एडवांस बनना है। तो यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे रहेगा। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल अगर हम लोग देखेंगे तो नॉन प्रिमिटिव में क्या रहेगा? एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स as well as another positions।
मैम अनदर पोजीशन मतलब क्या? अनदर पोजीशन या फिर अनदर सेंटर? अनदर सेंटर मतलब क्या? अगर मेरे पास एक फेस है तो फेस के सेंटर में जाके बैठ जाएगा। ये पूरा बॉडी है, ये बॉडी के सेंटर में आके पड़ जाएगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस इसका आगे भी क्लासिफिकेशन होता है कि तुम्हारे एटम्स हैं कहाँ पे, और इसका क्लासिफिकेशन होगा टोटल और 4 लोगों में। कितने लोगों में होगा? 4 लोगों में, जिसमें से तुम्हारा जो फर्स्ट बन रहा है दैट वन इज योर अच्छा, मैं तो डायग्राम निकाली नहीं यहाँ पे। डायग्राम अगर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, इफ़ यू आर एबल टू सी दिस प्रिमिटिव यूनिट सेल का, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम निकाल रही हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। एक मिनट, ये तुम्हारे पास आ गया क्रिस्टल। यहाँ पे जो भी एटम्स प्रेजेंट रहेंगे दे आर ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। मतलब अगर ये कॉर्नर है तो एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरा एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, तीसरा यहाँ पे, फोर्थ वन इज हियर, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। तो यहाँ पे एटम्स क्या रहेंगे? ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। तो ये हो गया तुम्हारा सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या था, हम लोग ने बोला था कि यहाँ पे क्या होने वाला है, कॉर्नर पे और उसके अलावा दूसरी पोजीशन। डिपेंडिंग अपॉन दैट सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। अच्छा, ये सेल क्यूबिक ही क्यों लिया है मैंने तुमको बता दिया कि एज ए एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पे। इसके अलावा भी और अलग अलग रहता है, वो थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे प्रवाइस लैटिसेस में कि किस तरीके से होते हैं, क्या अरेंजमेंट होता है, मोनोक्लिनिक होता है, ट्राइक्लिनिक होता है, रोम्बोहेड्रल होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है। बट अभी के लिए हम लोग बोल देते हैं कि हमारे पास यहाँ पे A = B = C है, मतलब मेरे पास जितने भी उसके साइड्स है वो सारे के सारे सेम है। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ कर रही हूँ? क्यूबिक यूज़ कर रही हूँ। तो बॉडी सेंटर सेल है जिसको मैं यहाँ पे BCC भी बोल सकती हूँ। यहाँ पे क्या होने वाला है, द एटम्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे जो भी तुम्हारे एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, कॉर्नर पे रहेगा ही, प्लस एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स नहीं बोल सकती यहाँ पे, एटम इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ बॉडी। मतलब क्या है कि समझो ये रूम है, बराबर है, ये रूम एक यूनिट सेल की तरीके से है, कंसिडर करो। तो उसके एक कॉर्नर पे तुम्हारा एटम लगा रहेगा, नीचे वाले कॉर्नर पे, इस साइड पे ऊपर वाले कॉर्नर पे, इस साइड पे नीचे, एग्जैक्टली सेम आगे वाले में ऊपर नीचे, टोटल 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स आ गए। इसके अलावा बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में एक एटम प्रेजेंट रहेगा एग्जैक्टली बॉडी के सेंटर में, ठीक है। तो इसी के लिए उसको क्या बोला जाता है? बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। मतलब अगर मैं इसका डायग्राम तुमको निकाल के दिखाऊंगी तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा कि तुम्हारे पास ये रहेगा एक क्यूबिक सेल, ये रहेगा एक क्यूबिक सेल। अब इसमें क्या बोला? बॉडी सेंटर, मतलब तुम्हारे एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए? तुम्हारे एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये रहेगा ये कॉर्नर पे फर्स्ट, ये आएगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, ये आ गए 8। इसके अलावा तुम्हारे ये जो बॉडी है उसके एग्जैक्टली सेंटर पे एक एटम आएगा,
ठीक है, मतलब 8 कॉर्नर पे 8 हो गए और पूरे के पूरे बॉडी के बीच में एक एटम लाके मैंने रख दिया है, एक लड्डू लाके रख दिया है, एंड दिस इज कॉल्ड योर बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। क्या बोला जाता है इसको? बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। समझ में आया है तुमको क्या क्या अरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे? इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से निकालें हम। बताओ, सर्कल ही नहीं बन रहा है यहाँ पे। ओके, ठीक है, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास? हमने देखा कि यूनिट सेल क्या है। यूनिट सेल क्या है? एक रिपीटिंग स्ट्रक्चर है जो रिपीट होगा, उसके वजह से क्रिस्टल बनेगा। अब ये यूनिट सेल के टाइप क्या क्या है? जैसे उनके सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स है तो उनको क्या बोला जाएगा? सिंपल क्यूबिक सेल। सबसे पहले तो वो क्लासिफाई किस में होते हैं? सबसे पहले तो वो क्लासिफाई होते हैं प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब कॉर्नर पे रहेंगे, नॉन प्रिमिटिव मतलब कॉर्नर से थोड़ा, कॉर्नर पे तो रहेंगे ही बट उसके अलावा अलग अलग पोजीशन पे रहेंगे। तो अगर सिर्फ कॉर्नर पे है तो ये तो सबसे सिंपलेस्ट अरेंजमेंट है, तो हम बोलेंगे चलो भाई तुम लोग जाओ प्रिमिटिव वाले अरेंजमेंट में, सबसे सिंपलेस्ट अरेंजमेंट में। अब उसके बाद में नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव क्या बोलता है? कॉर्नर पे होना चाहिए एज वेल एज दूसरा कोई भी पोजीशन, जैसे मोस्टली सेंटर्स होते हैं तो उसमें सबसे पहला क्या आता है? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में क्या रहेगा? तुम्हारे कॉर्नर पे भी तुम्हारा एटम रहेगा प्लस बॉडी के सेंटर में एटम रहेगा। सेकेंड जो तुम्हारा क्लासिफिकेशन आता है यहाँ पे, दैट सेकेंड क्लासिफिकेशन इज फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर क्यूबिक सेल। क्या लग रहा है यहाँ पे? फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ? जिसको मैं FCC लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ मैं उसको? FCC। देखेंगे यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे भी तुम्हारे कॉर्नर पे तो एटम्स फिक्स रहेंगे, तो यहाँ पे लिखूँ मैं एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। तो 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स तो फिक्स है। उसके अलावा नाम में ही लिखा है इसके, क्या लिखा है? फेस सेंटर, मतलब फेस के क्या रहेगा? सेंटर पे रहेगा। जो भी फेस है, मतलब मैं समझो अगर ये फेस है, ठीक है, एक फेस पे यहाँ पे एटम लगा है, ऊपर एटम लगा है, यहाँ पे एटम लगा है, यहाँ पे एटम लगा है और फेस के एग्जैक्टली सेंटर पे एटम लगेगा। दिस इज कॉल्ड योर फेस सेंटर क्यूबिक सेल। लिखेंगे हम लोग एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज atoms are present at centers of faces। कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? सेंटर ऑफ फेसेस में। अगेन अगर इसका डायग्राम निकालेंगे हम तो कुछ इस तरीके से आएगा। क्या बोला हम लोग ने? फेस सेंटर में। फेस सेंटर में कहाँ कहाँ पे एटम प्रेजेंट है? फेस सेंटर में पहले तो तुम्हारे पास अगर क्रिस्टल बन के रेडी है तो पहले तो तुम्हारे पास कहाँ पे आएगा? जैसे यहाँ पे लिखा है तुम्हारे पास कॉर्नर पे आएगा, तो पहले कॉर्नर वाले बना के लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये आ गया कॉर्नर पे, बराबर है। अब मेरे पास टोटल कितने फेसेस है? ये देख रहा है तुमको? ऊपर वाला, उसके पीछे वाला, नीचे वाला और ये सामने वाला, ये 4 हो गए। 5, 6 फेसेस हो गए तुम्हारे पास। तो ये जो 6 फेसेस है इनके सबके बीच में एक एटम रहेगा। जैसे मेरे पास ये बोर्ड है, ये एक फेस है, इसके एग्जैक्टली बीच में क्या रहेगा? एटम रहेगा, तो उसको क्या बोला जाएगा? फेस सेंटर। समझो ये तुम लोग अगर अभी ऊपर वाला ले रहे हो तो ऊपर वाले में यहाँ पे बना दिया बीच में, तो ये ऊपर वाले फेस का सेंटर हो गया। अब मैं देख रही हूँ ये पीछे वाला, कौन सा वाला देख रही हूँ मैं यहाँ पे? ये जो है, ये पीछे वाला फेस, जो ये पीछे वाला फेस, ये अगर मैं देख रही हूँ तो ये फेस के सेंटर, ये अगर फेस है मेरा तो इसका सेंटर कहीं पे यहाँ पे बनेगा,
तो ये आ गया फेस के सेंटर का सेकेंड। ये वाला फेस अगर मैं देख रही हूँ ये वाला, तो इसका सेंटर यहाँ पे है, ये आ गया थर्ड वाला। ये नीचे वाला देख रही हूँ तो दिस वन इज फोर्थ वन। ये सामने वाला फेस है, इसका कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे कहीं पे रहेगा। सो दिस इज योर फिफ्थ वन। ये वाला फेस है, इसका सेंटर यहाँ पे रहेगा। तो ये आ गया तुम्हारे पास सिक्स्थ वन। तो ये रहेगा तुम्हारे पास, ये कुछ क्रिस्टल है, ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ऊपर वाला देखूंगी तो ये ऊपर वाले फेस के यहाँ पे आ रहा है। ये बाजू वाला फेस देखूंगी तो यहाँ के सेंटर में आ रहा है। नीचे वाला देखूंगी तो नीचे वाला आ रहा है। ये मैं सामने वाला कंसिडर कर रही तो ये सामने वाले का है। ये बाजू वाला कंसिडर करें तो ये बाजू वाले का सेंटर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे जो भी एटम्स है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर एंड फेसेस के सेंटर में है। अभी जो और एक क्लासिफिकेशन होता है उसमें ये होता है एज सेंटर। क्या होता है यहाँ पे, एज सेंटर। एज सेंटर एक होता है और होता है एंड सेंटर। पहले हम लोग एंड सेंटर देख लेते हैं। एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। एंड सेंटर्ड मतलब क्या, कोई भी दो एंड पे रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ ना, तो कोई भी दो अपोजिट फेसेस ले लो। क्या बोला मैंने, कॉर्नर पे तो रहेगा, फेसेस पे भी रहेगा, बट हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे, योर एटम इज प्रेजेंट ऑन ईच एंड एवरी फेस। मेरे पास 6 फेस थे, मेरे क्यूब के पास 6 फेस थे, सारे के सारे फेसेस में 6 के 6 एटम्स आ गए। एंड सेंटर में वही ऐसा नहीं है। एंड सेंटर में वो क्या बोलता है, कॉर्नर पे रहेगा और कोई दो अपोजिट फेसेस पे रहेगा। मतलब अगर मैं इस वॉल के बारे में बात कर रही हूँ तो ये वॉल और एग्जैक्टली इसके सामने वाला वॉल, इसके ऊपर क्या रहेंगे, एटम्स रहेंगे। अगर मैं ये वॉल के बारे में बात कर रही हूँ तो ये वाला वॉल और उसके सामने वाला, सिर्फ अपोजिट कोई भी दो फेसेस पे क्या होने वाला है, तुम्हारा ये होने वाला है, एटम प्रेजेंट होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे तो ये तो आएगा ही, एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर प्लस एटम्स प्रेजेंट एट सेंटर्स ऑफ टू अपोजिट फेसेस। समझ में आया ना। मतलब अगर मैं ये फेस के बारे में, सब फेसेस में नहीं रहेगा, अगर मैं ये वाले फेस के बारे में बोल रही हूँ तो इस पे रहेगा और एग्जैक्टली इसके सामने। अगर मैं ये फेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे रहेगा और एग्जैक्टली सामने। मतलब बाकी के 4 फेसेस वहाँ पे खाली रहेंगे, वहाँ पे एटम प्रेजेंट नहीं रहेगा। ऊपर वाले की बात कर रही हूँ तो ऊपर वाले के बीच में एक रहेगा, फेस के सेंटर में रहेगा और नीचे एक रहेगा। इस तरीके से तुम्हारा जो अरेंजमेंट रहेगा उसको क्या बोला जाता है, एंड सेंटर। अगर इसका डायग्राम निकालेंगे हम लोग तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग ने बोला था कि कॉर्नर पे तो एटम्स रहेंगे ही, तो 1 2 ये आ गया कॉर्नर पे। कॉर्नर पे अलावा कोई भी दो अपोजिट फेसेस, मतलब अगर मैं ऊपर वाले के बारे में कंसिडर करूंगी तो नीचे आएगा, ये बाजू वाला करूंगी तो इसके बाजू वाला आएगा। तो हम लोग ये देखते हैं, समझो ये वाला ले रही हूँ मैं फेस, तो इसके सेंटर में है, तो ये वाला जो फेस है इसके सेंटर में रहेगा। तो इसको क्या बोला जाएगा, ओ इसको बोला जाएगा एंड सेंटर क्यूबिक सेल। कॉर्नर प्लस कोई भी दो अपोजिट फेसेस। अब मैं ये दो बोल रही हूँ, जैसे मैंने बोला था बाकी के 4 खाली रहेंगे, तो यहाँ पे बाकी के 4 क्या है तुम्हारे पास, खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा एक और अरेंजमेंट आता है, दैट इज एज सेंटर। क्या अरेंजमेंट आता है तुम्हारे पास, एज सेंटर। देखेंगे एज सेंटर यहाँ पे क्या होता है, क्यों भूल रही हूँ मैं ये, क्यों ठीक है, यहाँ पे आएगा तुम्हारा
एज सेंटर क्यूबिक सेल। क्या लगता है तुमको कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? कॉर्नर, प्रेजेंट एट कॉर्नर, कॉर्नर पे रहेगा और एजेस के सेंटर में। तो इसका डायग्राम निकालेंगे हम लोग। बहुत बड़ा हो गया। कहाँ रहेगा यहाँ पे देखेंगे जरा, सॉरी क्या बोला यहाँ पे? कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहेगा, तो फिर से कॉर्नर पे बना लो भैया। ये आगे कॉर्नर पे, कॉर्नर पे अलावा कहाँ पे बनाना है? कॉर्नर पे हमको, कॉर्नर के अलावा हमको बनाना है एजेस के सेंटर में। तो मैं बोलूँ यहाँ पे दिस वन इज योर एज, ये जो है ये एक एज है, बराबर ना, ये एक एज है, ये भी एज है, यहाँ पे भी एज है। तो एजेस के सेंटर में चाहिए हमको। कहाँ पे चाहिए हमको? एजेस के सेंटर में। देखेंगे फिर एजेस के सेंटर में कहाँ पे होता है, कैसे होता है। ये है एज, तो इसके सेंटर में आ गया। ये सेकंड है तो इसके सेंटर में आ गया, यहाँ पे सेंटर में आ गया, यहाँ पे सेंटर में आ गया। 4 एजेस ऊपर हो गए, एग्जैक्टली 4 एजेस नीचे निकालो। ये एज है इसके सेंटर में, ये इसके सेंटर में, इसके सेंटर में, इसके सेंटर में, ये 4 आ गए। बाकी के 4 क्या मर गए हैं? नहीं। तो ये एज है, यहाँ पे सेंटर में आएगा, यहाँ पे सेंटर में आएगा, इसके सेंटर में आएगा और इसके सेंटर में आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? कॉर्नर पे प्रेजेंट है और एज के सेंटर में प्रेजेंट है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ये क्या हो गया है जरा देखेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल दिख रहा है तुमको प्रॉपरली? ठीक है। क्या है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में? मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ। यूनिट सेल का जो डायमेंशन होता है ये 2 मिनट में हम लोग करेंगे, बट उसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि अगर मेरे सारे साइड्स इक्वल है तो मैं उसको क्या बोलूँगी? क्यूब। तो लेट्स कंसिडर वी आर हैविंग वन क्यूब। तो उस क्यूब में कहाँ कहाँ पे मैं एटम्स रख सकती हूँ, डिपेंडिंग अपॉन मेरे यूनिट सेल का क्या करेगा, टाइप्स बनेगा। तो इतने सारे टाइप्स बनते हैं, बट दे आर बेसिकली क्लासिफाइड एज अ प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब क्या रहेगा? सबसे सिंपलेस्ट अरेंजमेंट। सबसे सिंपलेस्ट अरेंजमेंट मतलब क्या? मेरा क्यूब है तो मैं क्या कर दूंगी, सारे कॉर्नर्स पे एक एक एटम्स लगा दूंगी, तो उसको क्या बोला जाएगा? प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या मैम? हमारे पास अलग अलग पोजीशन पे, सिर्फ कॉर्नर्स पे क्यों लगा रहे हो? हमारे पास बॉडी का सेंटर है, फेस का सेंटर है, बीच में जगह खाली है, उस पर भी लगा लो। तो अगर उस टाइप का अरेंजमेंट हम लोग देखेंगे तो उसको क्या बोला जाता है? नॉन प्रिमिटिव। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन प्रिमिटिव? नॉन प्रिमिटिव मतलब कॉर्नर तो तुम्हारा फिक्स रहेगा, बट कोई ना कोई सेंटर आ जाएगा, जैसे बॉडी का सेंटर आ गया, फेस का सेंटर आ गया, एज का सेंटर आ गया, ठीक है। तो ये आगे किस में क्लासीफाई होते हैं? ये आगे ये 4 लोगों में क्लासीफाई होते हैं। सबसे पहला बॉडी सेंटर, मतलब यहाँ पे तो तुम्हारा कॉर्नर तो फिक्स रहेगा, प्लस बॉडी का सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा? एटम्स आर प्रेजेंट। फेस सेंटर में क्या रहेगा? कॉर्नर पे तो एटम रहेंगे, तुम्हारे पास 6 फेसेस है, 6 फेसेस के बीच बीच में, ये फेस है तो इसके बीच में, कॉर्नर पे तो रहेगा प्लस फेसेस के बीच में रहेगा। एंड सेंटर वाले में भी फेस आता है, बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, अगर हमारे पास टोटल 6 फेस है तो कोई भी 2 अपोजिट फेसेस ले लो। मैंने बोला 2 अपोजिट लेना है, 2 लेना है ऐसे बोला क्या? नहीं, 2 अपोजिट। मतलब अगर मैं इस वाले की बात कर रही हूँ तो उसके सामने आएगा, ऊपर वाले की बात कर रही हूँ तो नीचे वाला आएगा, मेरे पीछे वाला है तो मेरे आगे वाला फेसेस आएगा। ऐसे कोई 2 जोड़ी लोगे और उसके सेंटर में लगा दोगे। और एज सेंटर मतलब क्या? एजेस के बीच में। सो दीज आर योर टाइप्स ऑफ योर यूनिट सेल। क्लियर हुआ है क्या तुमको? इसमें किसी को कुछ डाउट?